महाराष्ट्र में वही पार्टियां ये कर रही हैं जो विपक्ष में हैं। तो तमिलनाडु में इलेक्शन के साल में हिंदी विरोध का मुद्दा उठे तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। या उनमें से कुछ छुटभैया नेता ऐसे भी होंगे जिनको कुछ दूसरी भाषा के बिजनेसमैन से पैसा वसूलना है। हमने अनुरोध किया है आपसे कि मतलब जैसे आज हमारी चर्चा का मुद्दा शुरू होता है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे लोग चाहते हैं कि आपकी राय मिले। एक मुद्दा, दो मुद्दा, तीन मुद्दा अगर हम काउंट करेंगे तो कोई इसकी सीमा नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे लोग सच में चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि आखिर ये मामला क्या है, इसके सारे पक्ष क्या हैं। तो आज बातचीत का सिलसिला हम जिस मुद्दे से शुरू करेंगे वो मुद्दा है भाषाई विवाद का। भाषाई विवाद सर ऐसा भी हाल में देखने को मिल रहा है जो हाल फिलहाल का है नहीं, है लंबे समय से चल रहा, लेकिन अभी फिर चर्चा में आ गया है। अगर हम देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह पर ये बात दिखाई देती है कि भाषाओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में ये सुनने को मिला कि बेंगलुरु में वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा, जो बाहर से लोग आते हैं खासकर कि हिंदी भाषी लोग, कि अगर आपको यहाँ रहना है तो हिंदी की जगह कन्नड़ में बात करनी पड़ेगी। और एक दो दिन पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी यही चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे अगर आपको रहना है तो मराठी में बात करनी पड़ेगी। तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है, क्या ये सही है या नहीं है? मतलब प्रतिक्रिया किसकी तरफ से हो देखना पड़ेगा ना। जो ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, एक तो ये सोच सकते हैं। हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक ये सोच सकते हैं। तो जो लोग ये करते हैं वो तो बेचारे, कोई ऑटो वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई कुछ सामान बेचने वाला है, वो सब लोग आमतौर पे गरीब मध्य वर्ग के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनको सिखाया गया है। तो जो ऐसा कर रहे हैं वो तो मेरा मानना है कि भोले भाले इमोशनल लोग हैं, जिन्हें किसी ने सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन भर दी है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हम अपने इलाके में माइनॉरिटी हो जाएंगे, हमारे रोज़गार के साधन हमारे इलाके में हमसे कम हो जाएंगे। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर आप किसी भी समाज में भर देंगे तो वो ऐसे बौखलाता है, सामान्य सी बात है। असली गुनहगार ये नहीं होते जो ऐसा करते हैं, असली गुनहगार वो हैं जो उनको उकसाते हैं। उकसाता कौन है? उकसाता वो है जिसको कोई पॉलिटिकल या सोशल या इकोनॉमिक बेनिफिट है। महाराष्ट्र में वही पार्टियां ये कर रही हैं जो विपक्ष में हैं। तो सीधी सी बात है, उनको सरकार से हिसाब बराबर करना है। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है और तमिलनाडु में तमिल वर्सेस हिंदी का मुद्दा 1960s के समय से ही एक इलेक्टोरल मुद्दा है। तो तमिलनाडु में इलेक्शन के साल में हिंदी विरोध का मुद्दा उठे तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कर्नाटक में आमतौर पे नहीं होता है, पर कर्नाटक बहुत कम ऐसे राज्यों में है जहां केंद्र सरकार का विपक्ष मौजूद है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी टकराहटें ऐसी मिलेंगी। और मेरा ख्याल है कि जो लोग उकसाते हैं उन्हें या तो इलेक्शन जीतना है, या उनमें से कुछ छुटभैया नेता ऐसे भी होंगे जिनको कुछ दूसरी भाषा के बिजनेसमैन से पैसा वसूलना है, हफ्ता वसूलना है। अपनी ताकत से वो हो नहीं सकता है, तो जब आप दिखा देंगे कि मैं समाज पे ताकत रखता हूँ और समाज आपको मार सकता है मेरे कहने पे, तो एक भय पैदा होता है। उस भय की वजह से छोटे मोटे फायदे ये लोग उठाते हैं। सवाल है कि इस पे उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके साथ ये हो रहा है। तो मेरा मानना है कि कानूनी तौर पर तो भारत में कोई किसी को बाध्य कर नहीं सकता। आर्टिकल 19 हमारा संविधान में है, फंडामेंटल राइट है, जिसके अलग अलग हिस्सों में हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं बेंगलोर में जाके या बेंगलुरु में जाके बोलूं या ना बोलूं मेरी मर्जी है। बोलूं तो हिंदी में बोलूं या कन्नड़ में बोलूं मेरी मर्जी है। तो कानूनन तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे में करना क्या चाहिए, एक पॉलिसी भी तो होनी चाहिए हमारी। मेरा मानना है कि अगर आप किसी राज्य में 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गए हैं, टूरिस्ट की हैसियत से गए हैं, छोटे से काम के लिए गए हैं, तो आपको भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ के जो गाइड्स हैं, टैक्सी वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, होटल वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो ज़्यादा भाषाएं सीखें या ऐसे स्टाफ को रखें जो भाषाएं जानता हो।